श्री श्रीचंद गुप्ता जी, आपके बगल में श्री भरत परदेसिया जी, आकाश गुप्ता जी, इधर मेरे साथी लगातार मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले श्री शैलेश गुप्ता जी लखनऊ में, और आज के आजमगढ़ के आजमगढ़ की धरती से श्री कौशल गुप्ता जी, श्री अरुण गुप्ता जी, जिनका सौजन्य से ये सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। मैं बहुत दिल से गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस क्रिया को समझा और पर्दे के पीछे से जो शख्स लगातार इस मीटिंग को विकास जी, श्रीचंद जी, अनिल भैया के अलावा जो लगातार इस पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, संदीप गुप्ता, रानी किसान, निहाल जी और विनोद भैया, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो कुर्सी चाहिए, ना तो माइक चाहिए, ना तो माला चाहिए, लगातार जामुन की तरह पर्दे के पीछे से मेहनत करते हैं। उन्हें कोई शौक नहीं है कि हमें कोई लाइमलाइट मिले, कोई हमारा नाम ले, कोई पहचान बने, कोई माला पहने। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता है। पर्दे के पीछे कुर्सी नहीं है, बाहर रहेंगे, खड़े रहेंगे। ऐसे लोग जब मिलते हैं समाज में गिरन गया तो लगता है कि समाज का उद्धार होने में, इस समाज को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं पाए। देखिए, अब थोड़ी सी मैं भी अपने बारे में बता दूं कि ये शपथ ग्रहण पदाधिकारियों का है, ये कोई आम जनता का नहीं है, एक रैली या किसी कार्यक्रम नहीं था। तो पहले बात तो इस संगठन से जितने पदाधिकारी जुड़ेंगे उनको बारे में, मेरे बारे में जानकारी होना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, क्या सोच रखता हूँ, किस लिए आया हूँ। मैं मूलतः रहने वाला गाजीपुर जनपद का हूँ। गाजीपुर जनपद में जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर तहसील जखनिया के अंतर्गत ब्लॉक मनिहारी के अंतर्गत एक ग्राम सभा है, छोटा सा मार्केट भी है हंसराजपुर करके। उस हंसराजपुर का मैं मूल निवासी। 2004 में मैं पढ़ाई के सिलसिले में गाजीपुर से लखनऊ चला गया और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमएससी किया है केमिस्ट्री से और यूजीसी से नीट क्वालिफाइड हूँ केमिस्ट्री से ही। उसके बाद नौकरी तो मैं जाने का लक्ष्य नहीं था। फिर मैंने नीट के लिए, जो बच्चे अभी नीट का चर्चा सुन रहे होंगे, जो बच्चे बीटीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पे मेरी एमएसपी के नाम से, मनोज पॉइंट के नाम से नीट की अच्छी खासी कोचिंग 2008 से लगातार चल रही थी। इसमें मैं केमिस्ट्री का खुद का टीचर था, बाकी फिजिक्स के लिए, जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए और टीचर मेरे रखे थे। अच्छी खासी संख्या थी। जब आप अभी खोलेंगे यूट्यूब पे मैजिक केमिस्ट्री बाय मनोज सर, तो मैजिक केमिस्ट्री बाय मनोज सर में मेरा दिखेगा, चैनल पे दिखेगा। और एकेडमी का नाम सुने होंगे, उसमें भी मैं पढ़ाया हूँ और वहाँ पर भी मुझे 13 लाख रुपए पैकेज मिला था। अपनी क्लास में पढ़ाता था, महीने का उससे भी मैं 1.5 लाख रुपए कमाता था। ये 2008 से सिलसिला लगभग 2017 तक चला। ये कमाई का फिर 2017 में मैं अपने दम पे लखनऊ में एक जगह प्लाट भी खरीदा। एक जगह है पहली बार, वहाँ पे एक छोटा सा 700 स्क्वायर फीट का मकान भी खरीदा और उसमें मकान बना के रहने लगा। लेकिन 2017 से मेरी लाइफ टर्न कर गई। 2017 में इलाहाबाद में एक जुड़ा हत्याकांड हुआ। इलाहाबाद में इतना तो उसमें इलाहाबाद था, प्रयागराज नहीं था। तो जुड़ा हत्याकांड हुआ, उसमें 2 सगी बहनों का सामूहिक बलात्कार हुआ। उन दोनों की बाद में हत्या भी हो गई, उसके माता पिता की हत्या हो गई। उसके बाद लगभग पूरे प्रदेश में एक माहौल चला कि नहीं, हमें सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए। और उस लड़ाई में उस समय नई सरकार योगी जी की बनी थी। और उसके बाद मैं भी, मेरे भी साथ के लोग कुछ लोग थे जिसके मैं जानता था, उन लोगों ने कहा मनोज जी आप भी समाज के हैं, आपको आना चाहिए। तो मेरी कोचिंग हजरतगंज चौराहे से थोड़ी सी अंदर थी और वहाँ से जीपीओ का मुश्किल से यहाँ से दूरी खाना समझिए, सिटाई खाना का गेट और ये मेरे हाथ की दूरी पे मेरी कोचिंग और गांधी जी की प्रतिमा की थी। वहाँ देखा मैंने बहुत भीड़ भी, लोग बैठे थे अवसर पे, मैं भी अवसर पे बैठ गया, उन लोगों के साथ बैठा। पीएससी आ गई, पीएससी घेर दिया, विधानसभा का सत्र चल रहा था, लाठीचार्ज की नौबत आ गई। हम लोग को आप सरकार की गाड़ी में बैठा के सभी को गाड़ियां लेकर चले गए। उसी के बाद धीरे धीरे मैं इस फील्ड में हमें लगा, इसमें मेरा रुझान बढ़ गया और कोचिंग से धीरे धीरे मैं करने लगा। पहले महीने में 1 दिन जाता था, जिले के अन्य विभिन्न जिलों में जाता था।
फिर धीरे धीरे करके महीने में 5 दिन 10 दिन जाने लगा। 2017 से आज 2026 है। 2024 जब आया तो उस समय मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं समाज के काम में पूरी तरह से दक्षता कर दूंगा तो कोचिंग कराऊं, क्योंकि कोचिंग रेगुलरिटी का काम है, नियमितता का काम है, और खुद मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, इस वजह से 30 दिन की बात होती थी, संभव नहीं था। तो मैंने अपने परिवार से बात किया, अपने पिताजी से बात किया, अपनी पत्नी से भी बात किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप जो मन करे वो करो। तो मैं फिर इस लाइन पे कर दिया कि मैं अब समाज सेवा करूंगा। तो 2024 में मैंने कोचिंग पूर्णतः बंद कर दिया। ये मेरी जिंदगी का 2024 का साल, अपने जीवन का सबसे अहम साल था, जब मैं 1.5 लाख रुपया महीना कमाता, ठीक ठाक अच्छा जगह जगह प्लाट था, जगह जगह घर था, सब कुछ सही सही चल रहा था। लेकिन जब 2024 में जोश में आवेश में आके बंद कर दिया, और बंद किया इसलिए कि महात्मा गांधी को थोड़ा सा गहराइयों से पढ़ा मैंने। जैसे अभी आप लोग कह रहे थे कि वह समाज के लोग ज्यादा गाली होते हैं जी। एक किताब है, इंग्लिश में किताब है, हो सकता है बहुत कम लोग इसमें होंगे जो इंग्लिश को समझ पाते होंगे। द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन उस किताब का नाम है। उस किताब को लिखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आप भाजपा का आरएसएस बोलते हैं, आरएसएस के बड़े बहुत बड़े नेता थे एसवी शेषाद्री। पेज नंबर 182 पे अगर गूगल में भी सर्च करेंगे तो किताब पीडीएफ निकल के आ जाएगी। 182 नंबर के पेज पे एसवी शेषाद्री ने साफ साफ लिखा है कि महात्मा गांधी एक ऐसा शख्स था जिस समय देश में लोग भूखे मरते थे, अनाज नहीं होता था, धान गेहूं आज की तरह नहीं होता था। उस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका विदेश पढ़ने गए थे, सोचिए कितने बड़े घराने के थे। जिस समय भारत में लोगों के पास कपड़े खरीदते नहीं थे, उस समय लोग कोट पैंट सूट पैंट में रहते थे। लेकिन जब महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की बड़ी डिग्री ली और वहां पर लेने के बाद जब अपमानित हुए तो उनको लगा कि जिस महात्मा गांधी इतना बड़ा पैसे वाला है, इतनी बड़ी डिग्री है, लेकिन नस्ल भेद के हिसाब से फर्स्ट क्लास एसी में सफर करने के बावजूद उसे टेप के ढक्कों से फेंक दिया गया। उसके बाद उनके अंदर बगावत का शुरू आ गया। मानव कांसीराम जो दलितों की चेतना को जगाए, मानव कांसीराम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पंजाब में रोपड़ में काम करते थे, सरकारी नौकरी थी वहां की, उसमें अच्छी खासी सैलरी पे थे, अच्छे क्वालिफाइड व्यक्ति थे। लेकिन जब उनके सामने ये भावना हुई तो उन्होंने इस भावना को छोड़ दिया और साइकिल उठा के अपने समाज को जगाने के लिए गांव-गांव पर मंडी पे चल दिए। फिर मैंने भी महात्मा गांधी को आत्मसात किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी पढ़ा, और जब सब कुछ पढ़ने लगा तो पढ़ने का शौक भी है। आज भी मेरे रूम में किताबें बहुत हैं, तो जब पढ़ने का शौक है तो मैंने लगा कि नहीं, अब समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जो उम्र बची है, आधी उम्र लगभग 35 साल 40 साल बीत गया, अब बाकी जो समय बचा है ये समाज में समर्पित करना चाहिए। लेकिन समस्या है कि कोचिंग बंद है, परिवार शादी पहले हो गई, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, लखनऊ में पढ़ रहे हैं, उनको भी देखना है। तो ये बात की चलिए उसका मैनेज तेजी से होगा। अब मैं समाज में पूर्णतः 2024 के बाद फुल टाइमर 365 दिन के लिए काम करने लगा। सभी परिवार की सहमति से मैंने काम करना शुरू किया। विभिन्न जगह जैसे आप लोग भटक रहे हैं, अरुणिया है, तो मैंने बहुत नजदीक से लखनऊ और दिल्ली के लोगों को और तमाम संगठन के लोगों को देखा। अभी जाकर जी ने कहा कि 1990 में हम कहाँ चले गए थे, लखनऊ देखो मजल पार्क में रह थी। उस समय की भीड़ थी, जिस समय न सोशल मीडिया था न सड़क थी, उसके बावजूद भी लखनऊ में पूरा जगह नहीं था पार्क में बैठने की, इतनी भीड़ थी। आज के डेट में भी तमाम संगठन है, आजमगढ़ में भी संगठन है, और कोई इसमें कई संगठन के लोग जिलाध्यक्ष बैठे होंगे। लेकिन मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है कि देखिए बनिया समाज के जितने भी लोग हैं, अलग अलग नामों से जो भी संगठन चलाते हैं, उनका लक्ष्य अलग अलग है। लक्ष्य कैसे अलग है उसका सिस्टम समझिए आप। जैसे कि कोई साहू समाज का भी संगठन चला रहा है या वैश्य समाज के नाम पे चला रहा है, तो वो करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है। अब करोड़पति अरबपति आदमी है, उसकी डेली महीने की टर्नओवर लगभग 10 करोड़ से ऊपर की है। अब उसे बिजनेस का अच्छा चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, संगठन का रजिस्ट्रेशन कराता है। संगठन का रजिस्ट्रेशन कराता है तो लखनऊ और दिल्ली में जो भी पैसा वाला है वो कोई मेरे हाथ करके कहीं भी नहीं कर देगा,
है उसके पास, उसके दिमाग में है कि मैं ब्लैक मनी भी कमा रहा हूँ। अगर मैंने साल का 2-4 लाख रुपया खर्च करके कोई लखनऊ में बड़े शहरों में कोई होटल प्रोग्राम कर दिया और सभी को भुला दिया और मीडिया को मैनेज कर दिया, अखबार को मैनेज कर दिया, तो वो मीडिया नेताओं के पास और साथ अधिकारियों के पास जाएगी। तो नेता लोग को अधिकारी लोग मीडिया में मिलेगा कि आप फला आदमी का जो फैक्ट्री चलता है, फला आदमी का जो कर्सर का काम चलता है, फला आदमी का जो सिनेमा हॉल चल रहा है, फला आदमी का जो प्रॉपर्टी का काम हजारों एकड़ में चल रहा है, इस पर हाथ नहीं डालना है। एक जीवन डर जाता है कि इनके संगठन के लोग हैं, पूरे प्रदेश में मैसेज चला जाएगा। नेता सोचता है यार हाथ मत डालना, नहीं तो इसका वोट बैंक मेरा खराब हो जाएगा, वो उसका प्रदर्शन करते हैं। और हमारा समाज आज के 15 साल पहले जहाँ था, 10 साल पहले था, आज भी वही है, क्योंकि उनका लक्ष्य आपका विकास नहीं है, अपने बिजनेस को प्रोटेक्शन करना, अपने बिजनेस की रक्षा करना। आप मैंने बहुत नजदीक से देखा, मैं भी तमाम लोगों से जुड़ा, क्योंकि मेरा लक्ष्य थोड़ी था राष्ट्रीय कर्मा बनाने का। मैं तमाम लोगों से जुड़ा, जुड़ने के बाद मैंने देखा कि यार जहाँ जुड़ रहे हो लोग, वहाँ जिस भावना से तुम सब कुछ बर्बाद करके आ गए, जो तुमने अपनी कमाई का महीने का 1-1.5 लाख रुपया कमाते थे, सब बर्बाद कर दिया। बच्चों की फीस भरने के लाले पड़ गए तुम्हारे एक लाख के डिसीजन से, तुम्हारे डिसीजन से तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा परिवार हो रहा है, और जिसके साथ जुड़ रहे हो उन लोगों का लक्ष्य बिजनेस को प्रोटेक्शन करना, बिजनेस को बढ़ाना है, रास्ता करना। फिर मैंने सोचा कि मानव कांसीराम जी की तरह मैं जाऊंगा, समाज में लोगों को जगाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मनोज अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, कई अधिकारियों ने मुझसे कहा अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये बढ़िया समाज है, टीवी समाज है, मलेशिया समाज है, ये सुनने वाला नहीं है, अपने बिजनेस के आगे बूढ़े लोग हैं, इनके लिए तुम पूरी जिंदगी खपा दोगे और तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। मैंने सोचा एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर मैं हर घर हर चौखट का कार्यक्रम किया और इसी आजमगढ़ जनपद को मैंने चुना। जब इस आजमगढ़ जनपद को इसलिए चुना कि बाकी लोग जगह थोड़ी बहुत संगठन के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग थे, आजमगढ़ में ऐसा संगठन था अभी लोग जिसमें संख्या नहीं थी, अकेले कोई जाता था और जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती। लखनऊ कार्यक्रम हुआ और किसी को बुलाया गया, एक आदमी अकेले गया, ट्रेन से, बस से या गाड़ी से, उसको जिलाध्यक्ष बना दिया गया। अब वो जिलाध्यक्ष जो बना है उसका भी लक्ष्य है कि उसलिए बना है कि जो हमारा कोई काम फंसेगा, बिजनेस का, जमीन का काम फंसेगा, तो मैं उन लोगों से टच में रहूंगा, तो वहां से काम भाग दौड़ के करा दूंगा। इसका भी स्वार्थ है, उनका भी स्वार्थ है कि तुमको 75 जिलों से 4 आदमी जिलाध्यक्ष अकेले जाओगे नहीं, गाड़ी से जाओगे, 4 लोग बैठा के जाओगे। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो 75 गुणे 4 करोगे, 300 संख्या होगी। 300 संख्या का हॉल पूरा भरा रहेगा, हॉल पूरा भरा रहेगा। और भरने के बाद हम उसको मीडिया में दिखा के, नेताओं को दिखा के, अधिकारियों को दिखा के उस पर हम लोग शोषण करेंगे। ये सब चीजें होता है। जितने देखिए क्रांति जो होती है हमेशा, कभी भी किसी समाज को उठा के देखिएगा, क्रांति हमेशा भूखा पेट करता है, कभी भरा हुआ पेट क्रांति नहीं करता। जो व्यक्ति हजारों करोड़ का मालिक होगा, करोड़पति होगा, अगर वो संगठन चला रहा है, अगर वो तो इसका मतलब है वो अपने स्वार्थ के लिए है, आपकी भलाई से कोई उसका मतलब नहीं। बड़े बड़े मंच पे बड़े बड़े काफिले के साथ आएगा। मुझसे भी वकील साहब बात किए थे कि आना है, मैं क्योंकि आया था जनपद गाजीपुर में प्रयागराज के बाद और आया था, तो मैंने कहा मैं बाइक से चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी भी तो है नहीं 4 व्हीलर। मैंने कहा मैं गाड़ी से बाइक से चलाऊंगा। फिर उन्होंने कहा भैया यहाँ तक मत आइएगा, विकास जी ने कहा यहाँ तक नहीं आइएगा, हम कार रोड की व्यवस्था गाड़ी उड़ी की करेंगे। इन्होंने कहा हम कार की व्यवस्था करेंगे, अगले चौराहे से आपको रिसीव करके आएंगे। तो हमने सोचा अभी शपथ ग्रहण में मेरे अपने लोग हैं, ये मेरे सब खून के रिश्ते के लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, इन लोगों के सामने दिखावापन नहीं है। जब ये शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद फिर हम जिले का कुछ सम्मेलन करेंगे, और जब जिले का सम्मेलन करेंगे तो बाहरी बाकी जो अन्य जातियों के लोग हैं उनको दिखाने के लिए भौकाल मेंटेन किया जाएगा। वही है मेरी एक आदत है, मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा टीचिंग का है, पढ़ाने लिखाने का बैकग्राउंड है, तो सच बोलता, झूठ नहीं बोलता। मेरा एक उद्देश्य है कि आप जुड़े
अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो जुड़िए, नहीं समझ में आ रही है तो नहीं जुड़िए, लेकिन जुड़ेंगे तो अपने लिए नहीं, अपनी भावी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए हम जुड़ रहे हैं। आज सरकारी से देश आजाद हुआ था और आज देश को आजाद हुए लगभग 70-79 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी समाज का विकास नहीं हुआ। हम लोग, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं अलग अलग पार्टियों से जुड़े होंगे, कुछ भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े होंगे। आप अपने दिल पे हाथ रखा के बोलिए, हाथ रख के बोलिएगा। आप अगर बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं तो हाथ रख के बोलिएगा। अगर कोई मामला जमीन का, मारपीट का या आपके प्रतिष्ठान पे छापेमारी का, सैंपलिंग पे, चाहे 5 पे, कोई भी अगर सरकारी शोषण अत्याचार होगा तो क्या आपके पास इतनी पावर है कि आपकी बात एसडीएम और डीएम सुनेगा? आपका जवाब आएगा नहीं पावर। चाहे आप 10 साल से राजनीति कर रहे हो, चाहे 20 साल से, चाहे आप वार्ड बूथ के अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, लेकिन आपके पास पावर नहीं है। अब जिसके पास पावर है, पावर किसके पास है? बीजेपी की राजनीति कर रहे होंगे तो पावर ब्राह्मण के पास है या पावर क्षत्रिय के पास है। अब आपको जाना पड़ेगा ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास। और बताइए, जमीन कब्जा भी आपका मजबूत आपने किया होगा, वो भी उनके थ्रू ही होगा, लगभग हो सकता है उनके समाज का ही हो, तो आप दिल पे हाथ करके बोलिए वो उनकी मदद करेंगे कि आपकी मदद करेंगे? आपकी मदद करेंगे नहीं। जब आपकी मदद करेंगे नहीं तो जहाँ पे हैं वो समर्थ है उनके पास, सक्षम है वो, लेकिन आपकी मदद नहीं करेंगे। भाई अगर समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, आज 28 तारीख है, माननीय अखिलेश जी प्रयागराज की धरती पे आज हैं। 2 दिन का उनका कार्यक्रम है, 28 और 29 का प्रयागराज की धरती पे, और प्रयागराज की धरती पे है। और प्रयागराज में ये घटना हुई और घटना होने के बाद एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। मारने वाला यादव था, लेकिन यादव मारने वाला है और अखिलेश जी अब नहीं जा रहे हैं दरवाजे पे। 2 दिन के कार्यक्रम है, 3 दिन हत्याएं हुई। इतना वो कार्यक्रम इतना चर्चित है, इसके बावजूद भी राष्ट्रीय जी वहां नहीं जा रहे हैं। तो बताइए, जब 3 हत्याओं पे नहीं जा रहे हैं तो आपका मामला जो जमीन कब्जा सैंपलिंग छापेमारी का होगा तो अखिलेश जी किसी अधिकारी को फोन करके डांटेंगे उसको? आपको बचाएंगे? नहीं बचाएंगे। जौनपुर में एक आजाद वीर की हत्या हुई, दूल्हा जा रहा था, उसकी हत्या हो गई। उसकी लड़ाई उसकी बहन सौम्या पे लड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उसकी किसी मुलाकात हुई, मीडिया में मामला बहुत चर्चित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमको यार ओबीसी वाले जब तुम लोग आते हो तो हमारा दिमाग खोल जाता है, ये सब मेरे नहीं है, ये सब जो मृतक है उसकी पत्नी के हैं। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर कितनी आपके समाज के प्रति चीड़ और टीस है, ये आपको भली भांति विभिन्न रूपों में दिखेगा। यही गाजीपुर में सुने होंगे पेपर में, एक होटल मालिक थे राय साहब, उनकी हत्या हो गई और मुख्य आरोपी था एक पंडित शंकर पांडे का, और वो साथ में एक बिल था ओबीसी का। पहले वो सह आरोपी था, बाद में उसको मुख्य आरोपी बना दिया गया। उसके इनकाउंटर में उसकी हत्या हो गई, किसकी? बिल की। और जो मुख्य आरोपी पंडित जी थे, उनकी कोई हत्या हो गया नहीं। तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा कि दोनों चीज आपको समझिए कि कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। अगर आप अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं, एक तो गिने चुने लोग बनिया समाज में, तेली समाज में, साहू समाज में, मधेसिया समाज में गिने चुने लोग राजनीति की तरफ आते हैं, समाज सेवा में दिलचस्पी लेते हैं। जैसे अभी पवन जी, भरत जी, ये लोग जा रहे हैं, घर से कितने ताने सुनते होंगे, उसका नहीं रहे यार, उसका नहीं रहे, फालतू ये सब काम कर रहे, इससे क्या होगा, कोई मतलब नहीं है, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कितने ताने अपने घर में सुनते होंगे माँ बाप के, भाई भाइयों के। गिने चुने लोग समाज के लिए लड़ने की जज्बा रख रहे हैं, और उसमें भी हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई रिजल्ट हमें मिलने वाला। भाई अगर हम खुदाई जमीन की करें तो बंजर भूमि पे ना करें, हमें उम्मीद होनी चाहिए कि यहाँ चलो 100 फीट नहीं तो 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर पानी निकलेगा। और अगर हम जानते हैं कि पानी निकलेगा ही नहीं, पूरी तरह से एकदम से रेगिस्तान है, तो बताओ हमें बोरिंग करने का, मेहनत करने का कोई प्रतिफल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है,
एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि मनोज मुसाफिर ना तो किसी विधायक का, सांसद का, मंत्री का बेटा है, ना तो डायरेक्ट डीएम को फोन करने की हैसियत रखता है, ना तो डीएम से फोन करके आपकी समस्या का समाधान डायरेक्ट करा सकता है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी ने एक बात हमको सिखा के गए। महात्मा गांधी जी ने जो 1931 में रोड एक्ट का विरोध किया था तो उनके साथ कोई नहीं था, 3 लोग थे गिन के। महात्मा गांधी से पूछा गया कि आपके साथ तो कोई है ही नहीं और आप जो हड्डी है, आपकी जान भी शरीर में कुछ नहीं है, ऐसे अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे जिसके पास शासन भूला बारूद सब कुछ है, जब चाहेंगे जेल में डाल देंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं अपने आवाम को जगा रहा हूँ। गुजरात के थे, पश्चिमी चंपारण के धरती पे गए, तमिलनाडु के मजदूरी में गए, उन्होंने कहा मैं अपने प्रदेश में अपने लोगों को जगा रहा हूँ। अगर ये सूती कौम जाग जाएगी, पूरे देश के लोग अगर जाग जाएंगे तो अंग्रेजों के साथ उन्हीं की बात को मानव कांसी राम जी ने अपनाया। हालांकि उन्होंने बताया नहीं कि मैं महात्मा गांधी को अपना रहा हूं, और उन्होंने अपनाया और अपने दलितों को यही बात समझाने लगे कि तुम सोई हो तुम जगो। दलितों के लोगों ने कहा कि अरे हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो मजदूर हैं, हम तो दूसरे की खेती में जाके अपनी मजदूरी करते हैं, लेबर मजदूरी करते हैं तो हमारा जीवन यापन करता है। कहा तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत कोर्ट की ताकत है। किसकी ताकत है? कोर्ट की, जन समर्थन की, सामूहिकता की। आप अगर एक चीज दिल पे हाथ रखें, मुझे सभी लोग मैच्योर लोग हैं, अगर कोई घटना हो गई, मान लीजिए वकील साहब के घर में मार हो गई, तो 50 लोगों ने मिलकर मारपीट कर दिया, ये अकेले गए थाने में दौड़ा डाल के इनको भगा दिया। लेकिन अगर यही इस संगठन में मैंने जिला कार्यकारिणी में पदाधिकारी के 48 लोगों का एक जिले में पद बनाया है, अगर 48 पद यहाँ पे होंगे, 48 लोग एक साथ एसडीएम साहब और डीएम के साथ जाएंगे, और जितने लोग अच्छे अच्छे यहाँ स्पीच दे रहे थे, अच्छे अच्छे बात रख रहे थे, ये सभी लोग, इसका मतलब है कि बुद्धिजीवी लोग, ये बुद्धिजीवी लोग अपने टैलेंट का प्रदर्शन डीएम साहब के ऑफिस में करेंगे, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कानून की बात करेंगे। तो डीएम साहब पढ़े लिखे हैं, वो सोचेंगे, विचारेंगे कि यार ये लड़का कह तो सही रहा है, ये संविधान की बात तो सही कह रहा है, आर्टिकल की बात सही कह रहा है। तो बताइए 48 लोग का जब हुजूम जाएगा तो डीएम साहब उसको आलोचना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? आज सोशल मीडिया का जमाना है, वो नहीं कर पाएंगे। एसडीएम साहब नहीं कर पाएंगे। कब? जब अकेले नहीं पूरे समूह में आप जाएंगे तब। पावर कुछ नहीं होगी, किसी भी व्यक्ति, आप तो सभी पार्टियां कहती हैं संगठन सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, संगठन ही मेन है, व्यक्ति नहीं मायने रखता है। मनोज मुसाफिर किसी चिड़िया का नाम नहीं है, कोई भौकाल नहीं होता है, लेकिन संगठन मेन है। अगर ये 48 लोग मिल जाए एक साथ, तो जब महात्मा गांधी सबको समूह मिला के पूरी तरह से अंग्रेजों को भगा दिए, तो हम 48 लोग अगर मिल जाएंगे खाली, तो बताइए आजमगढ़ जनपद में किसी के साथ अत्याचार घटना होगी तो उसका निराकरण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मैंने हर घर चौखट कार्यक्रम किया प्रयागराज में, जैसे आजमगढ़ में किया था, प्रयागराज में किया था। एक लड़का है गैर प्रताप, कम उम्र का लड़का है, और उन्होंने जज्बा दिखाया, मिडिल क्लास फैमिली है, धान गेहूं कमाने वाला काम करते हैं वो, लेकिन साथ में जज्बा है, जोश है, और उसके साथ वो कार्य किए। और प्रयागराज में जो घटना हुई, उसके बाद धैर्य प्रताप, संजय, शैलेश और हम सभी लोगों ने उस घटना को नेशनल लेवल पे लेकर चले गए, क्योंकि जो हम लोग बात करते हैं अपने नेशनल की, शैलेश जो बात करते हैं, पूरा देश देखता है, पूरा जितने समाज के लोग उत्तर प्रदेश और देश देखता है। उस घटना को हमने कहाँ चले गए? नेशनल लेवल पे। जब नेशनल लेवल पे चले गए तो मैंने उस पर लिखा कि अगर नंदगोपाल नंदी जी प्रयागराज के नहीं आएंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। जो ही वो हुआ तो वहां से तो नंदी जी का कार्यक्रम लग गया। फिर मैं अपने समाज के राकेश साहब मंत्री जी को हमने लिख दिया कि अगर मंत्री जी नहीं आएंगे और अपने खाते से 2 लाख रुपए सर्विस नहीं देंगे तो हम उनका विरोध कर देंगे। मंत्री जी का हमारे साथ का कितना बैठा रहता है, क्या मनोज हमारे बारे में भी हमने कहा आप गए माननीय मुख्यमंत्री से क्या मतलब आपको जाना चाहिए ना। उन्होंने बोले कितना दे, हमने कहा 2 लाख रुपए दे दीजिए। 2 लाख रुपए देकर वहां पे आए।
मामले को हम लोग और हाईलाइट किए। हाईलाइट करने के बाद कल चिराग पासवान जी की पार्टी से 3 लाख रुपए लगा। जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन आपस में जुटाकर 34,500 रुपया दिया गया था। उससे पहले भी 27,000 रुपया दिया गया था। फिर एक और संगठन उसने 1,25,000 रुपया दिया। फिर सिद्धकुमार साहू जी मोहम्मद साहब के 25,000 रुपया दिए। और कल एसडीएम साहब ने पीड़ित से बात किया है कि हम शासन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया को मुआवजा देंगे। तो बताइए अब धीरे धीरे वो संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? ये किसका प्रदर्शन है? एकजुटता का। ना तो ताकत मेरे अंदर थी, ना तो ताकत धैर्य प्रताप के अंदर थी, बस पावर थी तो हम लोग की सामूहिक एकता का। हम लोगों ने उस मैसेज को किया और वहां जिस दिन मैं गया 1,000 लोग पूरे गांव से लोग आ गए और सबने कहा मुझे भी आप कहिए। तो अभी वो जिला कलेक्टर को धन्यवाद। हमने कहा जिला कलेक्टर पे पीड़ित ने कहा कि 13वीं के बाद अगर नहीं मान्य होगी तो हम लोग 13वीं के बाद। ये हुआ कि लखनऊ में हम बैठेंगे धरना पे और जिला कलेक्ट्रेट धैर्य प्रताप बैठेंगे। ये किस लिए संभव हुआ? संगठन की वजह से। हालांकि चारों के आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, एक का हाफ इनकाउंटर भी हो गया, एक का हाफ इनकाउंटर। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण क्या है? बिहार में अभी लोग कह रहे थे भरत तिवारी का मामला। भाई भरत तिवारी का मामला क्यों हाईलाइट हो गया? अगर यूपी में होता तो भरत तिवारी अगर हमारे समाज से होता, लोहार बाल भी तेजी के कानून मलेशिया होता तो सोचिए क्या होता? भरत तिवारी के एनकाउंटर पे लोग खुशियां मना रहे होते। खुशी कैसे? क्योंकि वो अवैध पिस्टल लेकर पुलिस प्रशासन को गवाह भड़का रहा था। हमारे यहाँ लोग कहते कि अरे यार तुमको अगर समाज सेवी थे तो अहिंसा के रास्ते पे चलते, संविधान के रास्ते पे चलते, अपने पत्रावली को, अपने पत्र को तो डीएम एसडीएम के पास लेकर जाते, काम कराते। लेकिन अवैध पिस्टल लेकर अगर लड़ाओगे पुलिस पर तो पुलिस बताओ मारेगी कि नहीं मारेगी? वहां पे पुलिस को लड़ा रहे, एक नहीं 10 वीडियो है, उसके 10। इसके बावजूद भी लोग पूरी मीडिया पूरे नेता, यहाँ तक कि बिहार सरकार के ब्राह्मण समाज के मंत्री भी मीडिया में प्रयास कह रहे हैं कि भरत तिवारी क्रांतिकारी था, समाजसेवी था और उसका इनकाउंटर गलत हुआ। लेकिन हमारे लोगों के पास इतना दम और करेगा, यही दम और करेगा के लिए संगठन का निर्माण किया गया है। ये संगठन किसी पूंजीपति से नहीं है। बाकी संगठन यहाँ पे होते हैं, आजमगढ़ में लोग करते हैं, कोई सैकड़ों जिसके क्रसर चल रहे हैं, सैकड़ों क्रेन है, क्रसर है, महोबा बांदा जैसे शहरों में, कन्नौज जैसे शहरों में डेली की इनकम हजारों करोड़ की, 5-10 लाख रुपया उनके डेली लेवल पे आता है। लेकिन ऐसे लोग के पास दिल नहीं है। अगर वो किसी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं तो 5,000 की रसीद काट देते हैं, जबकि उनके सैकड़ों क्रसर चलते हैं, घर में फास्टर की गाड़ियां हैं, तेल है। एक दिन की इनकम 10-20 लाख रुपए है जो संगठन लोग चला रहे हैं, एक दिन की कमाई। लेकिन जब जिले में जाएंगे तेल संगठन से भरवाएंगे, भराने का कायदा क्या है कि सदस्यता शुल्क जिला अध्यक्ष बनाएंगे तो 5,000 रुपए, जिला कोषाध्यक्ष बनाएंगे 5,000 रुपए, जिला महासचिव बनाएंगे 5,000 रुपए। तो एक बार जिला अध्यक्ष की गणना करने हैं 55,000 से अगर 5 लोगों को मुख्य पद दिए तो कितना रुपया लेके चले गए? वो 3-4 गाड़ी बाउंसर लेकर आए तो उसका खर्चा वहां से वो निकाल लिए। संगठन क्यों बनाएगा? बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की रक्षा करने के लिए, कि वो मैसेज आए कि भाई हम इस समाज के हैं। अगर हमारे कसर पे, हमारे थाने पे, हमारे प्रॉपर्टी पे, हमारे जो रियल एस्टेट की कंपनी है, जो हमारी बैंक चलता है इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर इस पर छापा मारोगे तो हमारे लोग तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। तो नेता और अधिकारी दोनों हमें लगता है डिसाइड आपको करना है कि आपको इस जुगनू वाली रोशनी की तरफ जाना है, व्यापारियों की तरफ जाना है कि गरीब फकीर वाले के इलाज की करना संगठन बनाना है, उसके साथ जाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि संगठन में शक्ति होती है।